इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एटॉमिक मॉडल के बारे में जो है नील बोर्स एटॉमिक मॉडल। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम थ्योरेटिकल बातें ही ज़्यादा करेंगे और इसके जो न्यूमेरिकल होते हैं, इसकी जो इक्वेशंस होती हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहला पॉइंट। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये मॉडल किन एटम्स के लिए, किन स्पीसी के लिए एप्लीकेबल होता है। तो देखिए ये जो मॉडल है ये इसकी लिमिटेशन भी है, यही इसकी प्रॉब्लम भी है कि ये मॉडल हर एक एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। दिस मॉडल इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी। ये मॉडल ऑफ एटम जो है ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी को ही अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है। अब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी अगर हम देखें तो उसके एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे हाइड्रोजन एटम हो गया, फॉर एग्जाम्पल हीलियम पॉजिटिव आयन हो गया, फॉर एग्जांपल लिथियम +2 आयन हो गया, फॉर एग्जांपल बेरिलियम 3+ आयन हो गया। जैसे हीलियम की बात करें तो जो हीलियम होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, प्लस आने की वजह से इसका एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा और यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा। तो ये मॉडल सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी के स्पेक्ट्रा को, उसकी प्रॉपर्टीज़ को ही एक्सप्लेन कर पाता है। यही इसकी लिमिटेशन भी है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ बोर थ्योरी, उसमें लिमिटेशन भी होती है। आइए अब जानते हैं इस थ्योरी के पोस्टुलेट्स। सबसे पहले देखते हैं पहला पोस्टुलेट। तो देखिए सबसे पहले बोर ने बताया कि एटम जो होते हैं उसके क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। तो एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटम्स में प्रोटॉन होते हैं, एटम में न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो एटम्स में किसी भी एक एटम के अंदर 3 उसके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज, और जो प्रोटॉन होते हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज, और जो न्यूट्रॉन होते हैं दे आर न्यूट्रल। अब एटम जो होता है ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम इज ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसका मतलब क्या होता है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होंगे। जैसा कि एग्जाम्पल हमने लिया, इसके अंदर हमने बोर एटॉमिक मॉडल लिया, नाइट्रोजन एटम पे उसको अप्लाई करके दिखा रखा है। तो अगर बीच में आपको दिखाई दे रहा है ये जो पूरा बीच में स्फीयर की तरह है, ये जो पूरा एरिया है, इसको हम बोलते हैं एटम का न्यूक्लियस। इस एटम के न्यूक्लियस के अंदर अगर आप देखें तो जो ये पॉजिटिव चार्ज आपको बॉल्स दिखाई दे रही हैं, ये पॉजिटिव चार्ज बॉल्स क्या है, प्रोटॉन है। और जो ये आपको ग्रीन कलर के बॉल्स दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन आर न्यूट्रल एंड जो प्रोटॉन है दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब ये जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो बॉल्स आपको दिखाई दे रही है नेगेटिवली चार्ज्ड बॉल्स, ये बॉल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एटम के इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे रिवॉल्व करते रहते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन दीज टाइप ऑफ ऑर्बिट्स। जैसे इस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये इस पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ में मूव करता रहेगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जिस पाथ में मूव करते हैं उस पाथ को हम ऑर्बिट बोलते हैं, या उसको शेल भी बोला जा सकता है, या उसको एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। यानी जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अक्रॉस, तो उसको हम ऑर्बिट बोलते हैं, या उसको पाथ भी बोलते हैं, या शेल भी बोलते हैं, या एनर्जी लेवल भी बोला जाता है। तो ओवरऑल बोर ने सबसे पहले एक्सप्लेन किया कि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे लाई करते हैं, न्यूक्लियाई के अंदर क्या क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, और प्रोटॉन्स होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। जैसे नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखें तो इट विल बी 2 5। 2 जो होंगे ये पहली शेल के अंदर होंगे, और जो 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये सेकंड शेल में होंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस न्यूक्लियाई के चारों तरफ घूमते रहेंगे इस पाथ में, जिस पाथ को हम ऑर्बिट, शेल या एनर्जी लेवल बोल सकते हैं। आइए देखते हैं सेकंड पॉइंट। आइए अब बात करते हैं एनर्जी लेवल्स के बारे में। ये है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। इसके चारों तरफ जो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बने हुए हैं ये एक्चुअली शेल्स हैं। इन शेल्स को हम नाम देते हैं के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, या इनको नंबर भी दे सकते हैं। n = 1, n = 2, n = 3, n = 4। ये जो n की वैल्यू होती है इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, इन एनर्जी लेवल्स के अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, इनके अंदर ही वो घूमते हैं। अब जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा, यानी हम जैसे ही 1 से 2 पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे, 4 पे जाएंगे, तो एनर्जी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है।
एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज इसलिए हो रही है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के पास जितना पास नेगेटिव चार्ज रहेगा उतना वो क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, यानी उसकी एनर्जी क्या रहेगी, लेस। और इस पॉजिटिव चार्ज से ये इलेक्ट्रॉन्स जितना दूर जाएंगे ऑटोमेटिकली एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो एनर्जी लेवल्स जैसे आपने देखा 1 से 2, 2 से 3, 4 जाने पे एनर्जी जो हो जाती है दैट इज इंक्रीज, यानी जो इलेक्ट्रॉन 4th एनर्जी लेवल में रहता है उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है, और जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में रहेगा उसका एनर्जी लेवल रिलेटिवली लोवेस्ट रहेगा। तो आपने देखा कि ये एनर्जी लेवल्स होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियाई के अराउंड, और यहाँ पे जैसे जैसे हम आगे मूव करते हैं न्यूक्लियाई से दूर जाते हैं उन एनर्जी लेवल्स का एक्चुअली एनर्जी इंक्रीज होता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन्स का भी कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या होता है, हाई होता है। थर्ड पॉइंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो है सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो आपको पता ही है, इट इज़ अ नेसेसरी फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट इन अ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखिए ये जो पॉजिटिव चार्ज पीसी आपको दिखाई दे रहा है ये पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के आसपास लेट अस से ये एक एनर्जी लेवल है, दिस इज़ 1 ऑर्बिट और एनर्जी लेवल। इस एनर्जी लेवल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा है लेट अस से v वेलोसिटी से, ये v स्पीड से या वेलोसिटी मान लेते हैं, इससे मूव कर रहा है। अब देखिए जब ये v वेलोसिटी से मूव करेगा तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो कौन प्रोवाइड करेगा। तो देखिए इस पॉजिटिव चार्ज और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में प्लस और माइनस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उस फोर्स की वैल्यू होती है Q1 Q2 अपॉन R²। R जो होता है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होता है, K एक कांस्टेंट होता है, Q1 Q2 यहाँ पे दोनों चार्जेस की वैल्यू होती है। जैसे कि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होगा उसको हम मान लेते हैं E, और जो यहाँ पे न्यूक्लियाई पे चार्ज होगा इट इज़ इक्वल टू Z इंटू ई। वाई इट इज़ इक्वल टू Z इंटू ई, क्योंकि मान लेते हैं इस एटम का एटॉमिक नंबर Z है, तो इस एटम के अंदर जो न्यूक्लियाई है उसके अंदर Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। अब जो प्रोटॉन होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका चार्ज अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है, तो एक प्रोटॉन में चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन के इक्वल, यानी Z प्रोटॉन्स में जो चार्ज आएगा इट इज इक्वल टू Z इंटू ई। तो नेट चार्ज ऑन न्यूक्लियाई विल बी इक्वल टू Z इंटू ई। तो ये जो ZE है और ये जो E है इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा विच इज इक्वल टू KE इंटू ZE डिवाइड बाय R², यानी हम कह सकते हैं इट इज इक्वल टू KZE² डिवाइड बाय R²। अब ये जो फोर्स होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये फोर्स एक्चुअली रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करेगी विच इज इक्वल टू mv² बाय r, जो आपने या तो फिजिक्स में पढ़ा होगा या फ्यूचर क्लासेस में आप फ्यूचर कंसेप्ट्स में आप उसको पढ़ेंगे। तो आपने देखा सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो किसने प्रोवाइड किया, किस कारण ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, क्योंकि एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगनी चाहिए। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, यानी लगातार एक फोर्स इसको सर्कुलर मोशन में मूव करा रही है। और वो फोर्स क्या है इस केस में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो किस वजह से हुई, न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन की वजह से हुई। अगला पॉइंट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। एंगुलर मोमेंटम जो होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का इट इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इट्स वेलोसिटी इनटू रेडियस। यानी अगर हम यहाँ पे देखें एनर्जी लेवल्स में तो यहाँ पे लेट अस से एल शेल में कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है v वेलोसिटी के साथ, इसका मास तो कांस्टेंट है ही, वेलोसिटी इज़ वेरिएबल, और यहाँ से जो डिस्टेंस इसका रहेगा न्यूक्लियाई के साथ लेट अस से वो r है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगुलर मोमेंटम होगा इट इज़ इक्वल टू mvr। अब इसके क्वांटाइजेशन यानी यहाँ पे जो लिखा गया है कि दिस एंगुलर मोमेंटम इज़ क्वांटाइज्ड, इस बात का क्या मतलब है। देखिए क्वांटाइज्ड का मतलब है यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती हैं वो डिस्क्रीट होती हैं, यानी फिक्स्ड होती हैं, दे आर नॉट कॉन्टिन्यूस। मतलब इसमें पर्टिकुलर कहा जाता है कि जो किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होता है इट इज़ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। h/2π एक वैल्यू है, h आपको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम आएगा किसी भी शेल में, वो जो एंगुलर मोमेंटम आएगा इट इज़ इक्वल टू n इंटू h/2π, वेयर n इज़ एन इंटीजर। n की जो वैल्यू आएगी, अब इंटीजर भी कौन सा होता है, ऑब्वियसली पॉजिटिव इंटीजर आएगा, यानी n की वैल्यू कैन बी 1, इट कैन बी 2,
तो आपने देखा एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जो होंगी वो वैल्यू क्या है, दीज वैल्यू आर फिक्स्ड, दे आर डिस्क्रीट, ये वैल्यू कॉन्टिन्यूस नहीं है, मतलब जो वैल्यूज आएंगी वो ऐसी नहीं होंगी कि 1.5 है, 1.7 h/2π है, इस तरह की वैल्यूज नहीं होंगी, दे आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। अब इस बात का हम क्या मतलब निकालें, इस बात का मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, अब इसके आसपास हाइपोथेटिकल इनफाइनाइट ऑर्बिट्स हो सकते हैं, इस तरीके से इनफाइनाइट ऑर्बिट्स हो सकते हैं। अब इन शेल्स में हर शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, देयर कैन बी इनफाइनाइट ऑर्बिट्स, पर उन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रहेगा, उन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रहेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो nh/2π में की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सके। यानी द स्टेटमेंट इज आउट ऑफ द इनफाइनाइट पॉसिबल ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्रेजेंट only in those orbits in which angular momentum is integral multiple of h/2π। तो जैसा कि हमने यहाँ देखा कि बहुत सारे शेल्स यहाँ पे हैं, लेकिन इन शेल्स में से, मतलब इन शेल में इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, पर इसके बीच में जो हाइपोथेटिकल बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं, उन लेवल्स का जो उस लेवल्स में जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो इससे मैच नहीं करने की वजह से वहाँ इलेक्ट्रॉन लाई नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसा नहीं होता कि कहीं पे भी लाई करेंगे, वो फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स में ही लाई करते हैं। अगला पॉइंट जो है वो है इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के बारे में। इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो क्या होता है, तो देखिए ये बीच में जो आपको डार्क सर्कल दिखाई दे रहा है, ये सर्कल है न्यूक्लियस। ये जो है ये पहला एनर्जी लेवल है, n=1 है इसकी वैल्यू, k शेल भी बोल सकते हैं। इट इज़ n=2 यानी इसको l शेल भी बोल सकते हैं, और ये है m शेल। तो देखिए मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इस सेकंड शेल में है और एक इलेक्ट्रॉन इस थर्ड शेल में है। अब दो पॉसिबिलिटी होंगी। एक पॉसिबिलिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो थर्ड शेल से सेकंड शेल पे जा रहा है। अगर थर्ड शेल से वो सेकंड शेल पे जा रहा है तो ऐसे केस में वो एनर्जी खुद ही सोचिए लूज करेगा या गेन करेगा। ऐसे केस में वो एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा। एनर्जी का लॉस क्यों होगा, क्योंकि ये जो n=3 है इट इज अ हायर एनर्जी लेवल, और n=2 जो है इट इज अ लोअर एनर्जी लेवल। हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जाने के लिए इसको कुछ एनर्जी लूज करनी पड़ेगी। अब वो एनर्जी जो यहाँ से क्या होगी, एमिट होगी, दैट एनर्जी विल बी एमिटेड। तो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जाने से कुछ एनर्जी एमिट होगी। उस एनर्जी को हम बोलेंगे डेल्टा ई, यानी इट इज इक्वल टू EH माइनस EL। मतलब जो हायर एनर्जी लेवल होगा उसका जो एनर्जी है और जो लोअर एनर्जी लेवल होगा उसका जो एनर्जी है, उनके बीच का जो गैप होगा, ये एनर्जी एमिट होगी। अब ये जो एनर्जी एमिट होती है ये किस फॉर्म में एमिट होती है, ये एमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब जैसा कि आपको पता है ये रेडिएशन जो होते हैं, आपने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ी है, तो ये एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में ही निकलता है। यानी इस एनर्जी को हम h के इक्वल बता सकते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं h को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं hc/λ से। तो अगर हमें एनर्जी की वैल्यू पता है, लेट अस से अपने को डेल्टा ई की वैल्यू पता है, तो h और c हमको ऑलरेडी पता होता है, तो हम लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी अगर हमें डेल्टा ई की वैल्यू पता है, hc की वैल्यू तो पता ही होती है, तो इसकी हेल्प से हम वेवलेंथ की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन रिवर्स जाए, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सेकंड एनर्जी लेवल पे है और ये लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाता है, तो ये अपने आप तो जा नहीं सकता, कुछ एनर्जी इसे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जो एनर्जी इसे प्रोवाइड करनी पड़ेगी उस एनर्जी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, वो भी इक्वल होगी हायर एनर्जी लेवल माइनस लोअर एनर्जी लेवल। लेकिन इस केस में एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। जैसे पिछले केस में इसने एनर्जी क्या की थी, एमिट की थी, इस केस में एनर्जी ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि जब ये लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे इसको जाना पड़ेगा, तो इस केस में इसे एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, और वो एनर्जी जो होगी वो भी इट इज़ इक्वल टू h। तो आइए लेट अस रिवाइज व्हाट यू हैव लर्नड इन द थ्योरी। बोर एटॉमिक मॉडल में आपने देखा इट इज़ एप्लीकेबल, ये पूरा एक्सप्लेनेशन जो होता है ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी के लिए होता है। कुछ चीज़ें ये सभी के लिए एक्सप्लेन करता है, पर फुल एक्सप्लेनेशन ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी का ही दे पाता है। फिर हमने देखा इसके पोस्टुलेट। पहले पोस्टुलेट में इसने एक्सप्लेन किया कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट्स में, जिनको हम शेल्स भी बोलते हैं, जिनको हम KLM वैल्यू भी देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा।
तो ये जो एनर्जी लेवल्स हैं इनको KLMN भी बोल सकते हैं, इनकी वैल्यूज़ भी बोल सकते हैं 1 2 3 4, जिसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। फिर हमने देखा जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, मूवमेंट के लिए उसको कुछ फोर्स चाहिए होता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मिलता है वो किससे होता है, न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होता है। फिर हमने देखा कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, उसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, डिस्क्रीट होती है, यानी देयर आर इनफाइनाइट एनर्जी लेवल्स, उन इनफाइनाइट एनर्जी लेवल्स में से उन्हीं एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, उन्हीं एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल हो किस वैल्यू का, h/2π का, यानी इट कैन बी h/2π, इट कैन बी 2h/2π, इस तरह से हो सकता है। फिर आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन जब हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे जाएगा तो एनर्जी वो क्या करेगा, एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। उस रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी हम निकाल सकते हैं अगर हमें वो डेल्टा ई पता हो, एनर्जी का डिफरेंस पता हो, जो हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ हायर लेवल माइनस एनर्जी ऑफ लोअर लेवल। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी लेवल से हायर पे जाता है तो उसे एक रेडिएशन एब्जॉर्ब करना पड़ेगा और उस रेडिएशन की वेवलेंथ भी हम सिमिलर वे से निकाल सकते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि एनर्जी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट क्या होगी, वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, रेडियस की वैल्यू क्या होगी, उन सब की इक्वेशंस क्या होगी।